हे गाइस हाय। मैं फिर से आ गई दूसरा पार्ट लेकर। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी से अपनी स्टोरी ख़त्म करके कल निया एंड कनिष्का की स्टोरी अपलोड करूँगी। हालांकि मैं सिर्फ 3 ही पार्ट अपनी स्टोरी के अपलोड करूँगी, आज ये दूसरा है। कल मैं निया कनिष्का की स्टोरी अपलोड करने के बाद उसके नेक्स्ट डे अपना लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आज पेशेंस के साथ सुन लीजिए। कल से आपको अपनी स्टोरी मिल जाएगी। और हाँ, इस बार निया एंड कनिष्का के सुपर डुपर रोमांटिक मोमेंट्स को मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए सभी बातों को छोड़िए, शुरू करते हैं अपना आगे का एपिसोड। उस दिन हम लोगों की करीब सुबह तक बात हुई थी और अब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल मानने को रेडी ही नहीं है कि हमें फ़ोन भी रखना चाहिए। ना ही मैं तैयार थी, ना ही वो तैयार थी। हमारी बातें कम हुई और हम लोगों ने एक दूसरे को महसूस ज़्यादा किया था। अब धीरे धीरे सुबह हो गई। फाइनली बड़ी मुश्किल से करीब 8 बजे हम लोगों ने एक दूसरे की कॉल कनेक्ट की। तब तक हमारा फ़ोन भी पूरी तरह से डाउन हो चुका था। फिर इसके बाद रात भर जगने के बाद भी आंखों में 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं थी। जल्दी से रेडी हुए, नाश्ता किया और सोने की बजाय फिर से एक दूसरे के साथ चैट करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की ठंडक सी महसूस हो रही थी। मैं बेड पर उल्टा लेटी थी और पहली बार बात करने के बाद जो एहसास, जो कनेक्शन ईशा के साथ हो गया था, वो शायद अब किसी के भी साथ ना होने वाला एहसास था। ज़िंदगी में पहले प्यार की एक अलग ही जगह होती है, ख़ास तौर पे ऐसा प्यार जो शायद आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही खूबसूरत और लॉयल हो। हम लोग अब धीरे धीरे हर रोज़ एक दूसरे से बातें करने लगे, लेट नाइट या तो कभी रात रात भर। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो ना ही उसके स्टडी की टेंशन थी, ना ही मेरे स्टडी की टेंशन थी और हम लोग बिल्कुल फ्री थे। और इसी वजह से बहुत ही कम समय में हमारी काफ़ी बातें हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हो चुके थे कि शायद अब 1 सेकंड भी दूर रहना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इतनी बात होने के बाद भी हम लोगों ने ये नहीं पूछा कि आखिर हम रहते कहाँ हैं। ईशा ने मुझसे कभी नहीं पूछा। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा कि ईशा, तुम रहती कहाँ हो। मैं ये भी भूल गई कि मैं उसके प्रोफाइल में चेक करूँ कि ईशा रहती कहाँ है और वो करती क्या है, उसकी एज कितनी है। तो जब मैंने उससे पूछा कि ईशा तुम कहाँ रहती हो, तो उसने हंसते हुए कहा कि आपने अभी तक मेरी प्रोफाइल चेक नहीं की। मैंने कहा कि चेक किया था उस दिन जिस दिन तुमने कहा था कि तुम क्रेजी गर्ल हो, और मैंने बस वही पढ़कर फिर से तुम्हारी प्रोफाइल बंद कर दी थी। उसने कहा मुझे आपकी यही अदा तो अच्छी लगती है। आप किसी चीज़ में इतना फोकस्ड और डेडिकेटेड हो कि आपको अगल बगल की कुछ चीज़ें दिखाई या सुनाई ही नहीं देती। चाहे आपके सामने कोई घंटों ही क्यों ना बैठा रहे, आप एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखते। अचानक मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा कि ईशा, तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा क्या मतलब है। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैंने तुम्हें ही कभी नज़र उठा कर न देखा हो और तुम मेरे सामने बैठी हो। उसने कहा हाँ तो सही तो कह रही हूँ। अचानक मेरे दिल की धड़कन रुक गई कि ईशा क्या कह रही है। तभी उसने हंसकर टालते हुए कहा मजाक कर रही हूँ बाबा, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप जब दिल लगा कर काम करते हो या फिर स्टडी करते हो या कुछ भी करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कनिष्का, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। सॉरी, तुम शब्द उसने मुझसे कभी नहीं कहा। वो हमेशा मुझे आप ही कहती थी। हालांकि वो मुझसे जस्ट कुछ ही महीने छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे हमेशा आप कहती थी। उसकी एज भी मेरे ही जितनी थी, बस उसके चेहरे पर जो मासूमियत, जो चंचलता थी, बस उसकी वजह से वो मुझसे थोड़ी छोटी लगती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे
और अभी तक एक दूसरे की पिक नहीं मांगी थी, सिर्फ हमें एक दूसरे की आवाज़ से प्यार हो गया। कुछ देर तक फिर से हमारे बीच की बातें इधर उधर की होने लगीं और मैं फिर से भूल गई कि ईशा से तो मैंने पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है। तो कुछ देर बाद मुझे जब ध्यान आया तो मैंने कहा, ईशा क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि तुम कहाँ रहती हो? इस पर उसने कहा, सॉरी मैं भूल गई, मैं मुंबई में रहती हूँ। जब मैंने मुंबई शब्द सुना तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा, मुंबई इतनी दूर। लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को अगले ही पल झटक दिया और मैंने उससे आगे पूछा कि तुम क्या करती हो? तो वो अपने स्टडी के बारे में बताने लगी और उसका भी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर ही था। लेकिन उस वक्त वो बीकॉम कर रही थी और मैं मैथ से साइंस कर रही थी, सॉरी मैथ से बीएससी कर रही थी। मैंने धीरे धीरे उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा, लेकिन एक बात मुझे खटकने लगी कि इतनी देर से ईशा ने मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा। और जब काफ़ी देर वेट करने के बाद अब भी उसने नहीं पूछा तो मैंने कहा, ईशा क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, कैसी दिखती हूँ? तो उसने कहा कि जानने की इसमें बात ही क्या है, मुझे इन सब के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। मैंने कहा, क्यों, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तो उसने कहा, बेपनाह है। उसने सिर्फ एक शब्द ही कहा था और उसने फिर से मेरा एक बार दिल जीत लिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ईशा तुम क्यों नहीं जानना चाहती कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ? तो उसने कहा, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं फिर से चौंक गई, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है मैं किस टाइप की लड़की हूँ? मैंने आपको क्यों मैसेज किया? मैं क्यों आपकी परवाह करती रही? 20 दिनों तक आपने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ आपको मैसेज करती रही। क्या आपने कभी नहीं सोचा? जब उसने ये बात कही तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैंने सोचा तो था कि कोई लड़की भला किसी लड़की को इतने पेशेंस के साथ इतने लंबे समय तक मैसेज कैसे कर सकती है। और जब मैंने उसे रिप्लाई दिया था तो उसने कुछ ही सेकंड्स में रिप्लाई दिया था। और अब मुझे ये जानने की और ज़्यादा इच्छा होने लगी कि आखिर ईशा कहना क्या चाहती है। तो उसने कहा, कनिष्का। मैंने कहा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। अ, मैं क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? जब उसने ये बात कही तो अचानक मेरे दिल में कुछ अजीब सा फील हुआ। तो फिर मुझे लगा कि वो मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा कि ईशा तुम इधर उधर क्यों भटका रही हो? मैं जो जानना चाहती हूँ पहले वो मुझे बताओ। और रही बात देखने की तो अगर तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हें देखूँगी, वरना मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत से नहीं, बस तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे एहसास से प्यार है, तुम्हारी रूह से प्यार है। मैंने उसका कोई अभी ढाँचा नहीं दिया है। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरी बातें सुनकर वो कुछ देर तक चुप रही और न जाने क्या सोचती रही। तभी उसने कहा कि ईशा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। उसकी बातें सुनकर मैं अब कुछ देर तक शांत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईशा की बातों का क्या जवाब दूँ। वो चाहती थी कि मैं उसे देखूं, लेकिन उसने अभी भी एक बार भी नहीं कहा कि वो मुझे देखना चाहती है। ईशा की बातें शुरू से ही अलग और थोड़ी अजीब थीं, जिसे मैं समझने की हर बार कोशिश करती, लेकिन वो मुझे गुमराह कर देती। फिर मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, ईशा तुम मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं जानना चाहती? ये बात अब मुझे धीरे धीरे खटकने लगी थी और मैं सच में इस सवाल का जवाब उससे जानना चाहती थी। तो ईशा ने कहा कि कनिष्का,
इस बात का जवाब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे देखोगी। हालांकि अब तक मैं उसे नहीं देखना चाहती थी, लेकिन जब बात मुझे अपने सवालों के बारे में आई, मैं उसके जवाब जानना चाहती थी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे देखूं। और कब करीब हमारे प्रपोज़ल के 1 महीने बाद ये दिन था, और मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें देखूंगी। उस दिन संडे का दिन था। हम दोनों ही नहा धोकर आराम से अपने अपने बेड पर बैठकर एक दूसरे के साथ चैट कर रहे थे। मैं अपने कमर पर लैपटॉप रखकर लगातार अपनी नज़रें उसकी स्क्रीन पर गड़ाए उसका कॉल आने का वेट कर रही थी। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आज पहली बार हम वीडियो कॉल करेंगे। ये डिसाइड करने के करीब 10 मिनट बाद मैं चुपचाप लैपटॉप लेकर बैठी थी, और मुझे नहीं पता था कि उधर ईशा भी उसी इंतज़ार में बैठी है। हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम वीडियो कॉल करें। मैं अपनी उंगलियां इंटर पर लगा करके चुपचाप स्क्रीन को देख रही थी, और ये खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कनिष्का, रिलैक्स रिलैक्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। न जाने क्यों एक बार फिर से मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं उसकी हालत कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी कि वो उस वक्त कैसा फील कर रही थी, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन काफ़ी देर तक खुद से ही लड़ने के बाद मैंने हिम्मत की, और मैंने उस इंटर बटन पर क्लिक कर दिया। और जैसे ही इंटर बटन पर क्लिक किया, वीडियो कॉल जाने लगी। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ऑडियो कॉल की तरह वीडियो कॉल भी काफ़ी देर तक गई, और करीब आखिरी में हमारी कॉल कटने ही वाली थी कि तब तक ईशा ने कॉल रिसीव कर लिया। और जैसे ही हमारा कॉल कनेक्ट होने वाला था, कुछ सेकंड्स के बीच, तो मैंने अपनी आँखों पर अपना हाथ रख लिया। पता नहीं उस वक्त मेरे दिल में कैसा अजीब सा एहसास दौड़ रहा था। शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ या नहीं समझा पाऊँ, लेकिन उस वक्त सच में मैं एक अलग ही तूफ़ान से लड़ रही थी। कॉल चल रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना हाथ हटाकर ईशा को देखूं अपनी नज़रों से। मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन पे इस समय क्या दिख रहा है। बस मैं अपनी आंखें बंद कर बस चुपचाप उसे देख रही थी। उस दिन मैंने वाइट कलर की गोल गला की फुल शोल्डर की टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने ईशा के साथ कॉल पर बात करने के लिए कोई ज़्यादा फेक लुक का यूज़ नहीं किया, और मैं जैसी थी बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल लुक में हल्की सी लिपस्टिक लगाकर। हाँ हाँ, मुझे भी लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, बट बहुत ही हल्की, पता न चले। उसके साथ कॉल पर बात करने के लिए बैठ गई। कुछ समय तक पहले जैसा ही सन्नाटा रहा। फिर मेरी आंखें बंद थी, पर मेरे कानों में कोई हल्की सी घुघरू की आवाज़ आई। मुझे बहुत ही प्यारा लगा, पर अभी भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आँखों से अपने हाथ को हटाऊं। कुछ देर बाद वो आवाज़ और तेज़ हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईशा जानबूझकर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे देख रही या नहीं, लेकिन उसकी हरकतें सच में मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही थी। फाइनली मैंने करीब 10 मिनट बाद अपना हाथ धीरे धीरे हटाया और स्क्रीन पर हिम्मत करके नज़रें गड़ाई। पर जब मैंने स्क्रीन पर देखा, तो मुझे एक बड़ा सा टेडी बियर दिखा जो पिंक कलर का था। मुझे लगा कि मैंने इस टेडी बियर को कहीं देखा है। तब मुझे ध्यान आया कि ये ईशा की प्रोफाइल पिक है।
अब मैंने पूरी तरह से अपना हाथ हटा दिया, तो इतनी देर से ईशा मुझे नहीं देख रही थी क्योंकि उसने भी अपने लैपटॉप के सामने उस टेडी बियर को लगा रखा था। कुछ देर के बाद अब मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हो गई क्योंकि मैंने ईशा को हिचकिचाते हुए देख लिया। तो मेरे दिल को तसल्ली थी कि नर्वस फील करने वाली मैं इकलौती नहीं हूँ, उसे भी उतनी ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अब सीधा शरारती मूड में बैठ गई और मैंने कहा, ईशा क्या अब तुम मुझे नहीं देखोगी? मैंने जब ऐसा कहा तो उसने टेडी बियर के पीछे से धीरे धीरे अपने हाथ आगे लाते हुए अपने हाथ में उस ब्रेसलेट को हिलाया जिसमें 3 स्टार लटक रहे थे और एक चांद था। जैसे जैसे वो उसे हिलाती तो वो आपस में टकराने की वजह से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ कर रहे थे, जो उस वक्त जब मेरे कानों में पड़ रही थी तो सच में मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। और अब मेरा मन और तेज़ी से बेचैन होने लगा कि मैं ईशा की शक्ल देखूं। अगर उसने मुझे इस वीडियो कॉल के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मैं पूरी ज़िंदगी उसे बिना देखे प्यार कर सकती थी। लेकिन जब वो एक बार मेरे सामने आई और उसने मुझे उकसा दिया तो अब मेरा भी दिल उसे देखने का कर रहा था। लेकिन वो इस समय बहुत छेड़खानी कर रही थी। कभी वो सिर्फ अपने ब्रेसलेट दिखाती तो कभी वो टेडी बियर को आगे करके हल्का सा अपना बाल दिखाती और छुप जाती। उसकी ये हरकतें मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जगा रही थी और उसी के साथ मेरे मन में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे प्यार का एक समंदर उमड़ रहा हो। मैंने उससे लगभग गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ईशा प्लीज़ मत करो, सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने दर्द शब्द कहा तो ईशा ने झट से रिएक्ट किया और वो टेडी बियर के पीछे से धीरे से झाँकने लगी। जब मैंने धीरे धीरे उसकी आंखें देखी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी नज़रों से मेरे दिल में एक गहरा सा छेद करती जा रही है। और फाइनली उसने अपनी नज़रें झुकाए हुए उस टेडी बियर को हटा दिया। और जब उसने उस टेडी बियर को हटाया तो मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर ज़ोर से दबा लिया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वो एहसास जो मेरे दिल में उठ रहा था शायद मैं उसे बयान नहीं कर सकती थी। वो इतना खूबसूरत एहसास, जैसे लग रहा था कि अब तो इसके बाद मौत भी मुझे आ जाए तो ऐसा लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा तीर मारा हो। मैं ईशा को अपनी प्यार भरी और बेचैनी भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर मुझे नहीं देखा। शायद वो शर्मा रही थी कि नर्वस थी, ये मैं नहीं समझ पा रही थी क्योंकि मैं भी उस वक्त काफ़ी कम एज की थी और मेरे भी चेहरे पर उसी तरह से मासूमियत थी। लेकिन जब मैंने ईशा के चेहरे को देखा तो बस मुझे एक गाना याद आ रहा था। मुझे ईशा की आवाज़ बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं उसकी शक्ल देखूँगी, जब मैं उसका वो प्यारा सा चेहरा देखूँगी तो मैं एक बार फिर से अपना दिल हार जाऊँगी। और जब मैंने उसके खूबसूरत से छोटे से मासूम से चेहरे को देखा तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। कुछ देर तक मैंने उसे कहा ही नहीं कि तुम मुझे नज़रें उठाकर देखो, क्योंकि मैं उसे देखने में इतना खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उससे कुछ कहना है। और वो भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो मुझे देखे। ईशा बहुत सुंदर थी। मैं उसे आसमान से आई हुई परी कहूँ तब भी शायद ये शब्द कम पड़ जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि जो सुंदरता मुझे उस वक्त उसमें दिख रही थी वो मेरी मोहब्बत की वजह से थी कि वो सच में खूबसूरत थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि कोई एक नज़र बस उसे देख ले तो देखता ही रह जाए।
मैं अचानक सोचने लगी कि ईशा ने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा। मैं डरने लगी कि कहीं उसके आगे मैं फीकी तो नहीं। सच कहूँ तो मैं सच में उसके आगे कुछ नहीं थी। पर मुझे एक बात अब मन ही मन खाने लगी कि आखिर ईशा ने मेरे अंदर क्या देखा। कुछ देर के बाद उसने फाइनली अपनी नज़रें उठाकर मेरी आंखों में देखा, और जब मैंने उसकी साफ सुथरी नीली आंखें देखी तो मैं एक बार फिर से खो गई। जितनी बुरी मेरी हालत थी उतनी ही बुरी उसकी भी हालत थी। उसने भी अपने सीने से उस छोटे से टेडी बियर को लगाकर ज़ोर से पकड़ा हुआ था, और वो मुझे एकटक प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। जब मैंने उसकी नज़रों को अपने ऊपर पड़ते हुए देखा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसकी नज़रें एक सेकंड के लिए भी नहीं बदली। जिस नज़र से वो मुझे पहली बार देख रही थी, आखिरी तक उसी नज़र से देखती रही। मैं हैरान हो गई कि आखिर ईशा इतनी खूबसूरत है, तो फिर मुझे देखकर उसे हैरानी क्यों नहीं हो रही है। हालांकि मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसके आगे सच में मैं कुछ नहीं। काफ़ी देर बाद जब हम दोनों ने एक दूसरे की धड़कनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया, तब मैंने पूछा कि ईशा, क्या तुम अब भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। जब उसने इस शब्द को सुना तो उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने ना में सर हिला दिया। मैं एक बार फिर से हैरान रह गई। क्यों? आखिर क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? मैंने फिर से वही क्वेश्चन किया जो कुछ देर पहले किया था। तो उसने हामी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत सारा प्यार है। फिर मैंने कहा, फिर क्यों तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहती? तो उसने फिर से शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले वो पीछे मुड़ी और वो कोई चीज़ उठाकर मुझे दिखाने लगी। उसके हाथों में एक पेन था। जब मैंने उस गोल्डन कलर के पेन को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो पेन पूरी तरह से गोल्डन कलर का था, और मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी क्योंकि वो पेन रिया ने मुझे गिफ्ट किया था। और वो पेन मुझे बहुत पसंद था, इसलिए नहीं कि सिर्फ वो गोल्डन कलर या फिर एक्सपेंसिव था, इसलिए कि वो रिया ने गिफ्ट किया था और वो चलता भी काफ़ी अच्छा था। मैं उससे कुछ भी लिखती तो मुझे काफ़ी सुंदर लगता था, तो मैं उसे हर वक्त अपने पास रखती थी। जैसे ही मैंने ईशा के हाथों में उस पेन को देखा तो मैं एकदम हैरान रह गई और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा, ये पेन तो उसने मेरी बातों को काटते हुए कहा, लाइब्रेरी में खो गया था ना। मैंने कहा, हाँ, ये तो लाइब्रेरी में खो गया था, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? अब मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा कि आपको कैसे पता होगा? घंटों तक आपके सामने कोई बैठा रहे तो आप तो एक बार भी नज़रें उठाकर नहीं देखते, तो आपको कैसे पता होगा कि आपका पेन कब कैसे कहाँ गायब हो गया। मैंने काफ़ी बेचैन लगते हुए कहा, ईशा प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाओ, अब मुझे जल्दी से सब बताओ, आखिर क्या राज है। तो उसने कहा, कनिष्का आप बहुत बुद्धू हो। क्या मैंने नहीं कहा था पहली बार कि आप जो प्रोफाइल पिक लगा कर रखते हो उस पर जो थोड़ा सा फ़िल्टर है वो मत लगाया करो। अचानक मुझे उसकी बात से याद आया कि हाँ, ईशा ने सबसे पहले मुझसे यही कहा था कि इस पिक पे आप फ़िल्टर नहीं लगाते तो बिल्कुल वैसे ही लगते जैसे आप दिखते हो। लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तो क्या इसका मतलब था कि ईशा ने मुझे पहले से ही देखा था? जब मैंने उससे ये क्वेश्चन किया तो उसने हामी में सिर हिला दिया, और अचानक मुझे लगा कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। मैंने फिर से एक बार अपने दिल पर हाथ रख लिया और मैं अपना सर दीवार से लगाकर बैठ गई, और उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कहा, कब, कहाँ, कैसे? तो उसने कहा,
आपके कॉलेज में जब आप ग्राउंड में बैठकर स्टडी कर रहे थे रिया के साथ, तब फिर ये पेन मैंने आपका पीछा किया। आप लाइब्रेरी में बैठकर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उस वक्त आपके सामने आपकी टेबल पर सिर्फ एक ही लड़की बैठी हुई थी। मुझे अब भी ध्यान नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि अगर वो कह रही है तो ज़रूर एक लड़की बैठी होगी। तो मैंने कहा था फिर, तब उसने कहा कि वो लड़की मैं ही थी कनिष्का। लेकिन आप इतना ज़्यादा खो गए थे क्वेश्चन करने में कि आपको ध्यान ही नहीं था कि आपको सामने भी नज़रें उठाकर देखनी है। जब मैंने सुना तो ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं इतनी बेवकूफ़ थी। इतने दिनों से इस खूबसूरत से एहसास से बचती बचाती आ रही थी, तो ईशा मेरी लाइफ में पहले ही आ चुकी थी। मैंने अपना हाथ अपने सर पर रख लिया और अपनी बेवकूफ़ियों के बारे में सोचने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उस वक्त मैंने कभी इस तरह के इत्तेफाक की दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। भला मैं कैसे सोच सकती हूँ कि जिस इंसान से मैं पहली बार फेसबुक पर मिल रही हूँ वो मुझे पहले ही से ही जानता है। उसने फिर मुझे सारी बात बताई। उस वक्त वो श्रेया के घर गई थी। श्रेया लखनऊ में उसकी इकलौती फ्रेंड थी जो पहले मुंबई में रहती थी, लेकिन अपने डैड के जॉब की वजह से वो लोग लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। श्रेया ईशा की बचपन की फ्रेंड थी और वो उससे ही मिलने के लिए लखनऊ अकेले आई थी। जब वो श्रेया के घर आई तो उसने श्रेया से कहा कि मैं तुम्हारे कॉलेज जाना चाहती हूँ। वो दोनों कॉलेज आए। उस वक्त पहली बार मैं या उसने मुझे कॉलेज के ग्राउंड में देखा था। मैं श्रेया को नहीं जानती थी। इतना जानती थी कि वो मेरे क्लास में पढ़ती है, पर पर्सनली उसे नहीं जानती थी। हाँ, हम लोग बस सर्कल में जब बैठते थे दोपहर में या फिर शाम सुबह जो भी था, तब एक दूसरे से कभी कभार बातें हो जाती थी कॉलेज के किसी टॉपिक्स पे। लेकिन ऐसे सिर्फ हम लोग क्लासमेट थे, फ्रेंड नहीं थे। उस वक्त जब हम बैठकर स्टडी कर रहे थे तब शायद ईशा ने पहली बार मुझे देखा था और उसने बताया कि हम उस वक्त करीब 1.5 से 2 घंटे तक हम लोग ग्राउंड में बैठे रहे, लेकिन आपने एक बार भी नज़रें उठाकर मुझे नहीं देखा। ईशा ने कहा कि जब उसने पहली बार मुझे देखा तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने दूसरी बार देखा तब भी मैं उसी बुक में चुपचाप बैठी थी। सभी लोग उस वक्त किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे या यूँ कह लें कि बहस कर रहे थे, लेकिन मैं हमेशा की तरह किताबी कीड़ा बनकर बैठी थी। पर मुझे क्या पता था कि कोई मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मेरे लेक्चर का टाइम हो गया और मैं क्लास में चली गई। क्लास मेरा ख़त्म हो गया और फिर जो बीच की गैपिंग का टाइम था, हमेशा की तरह मैं लाइब्रेरी चली गई और ईशा धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे लाइब्रेरी आ गई। उसे स्टार्टिंग से ही अपनी फीलिंग्स के बारे में सब पता था। उसे क्लियर था कि वो किस में इंटरेस्टेड है, किस में नहीं। बेवकूफ़ तो मैं थी। मैं लाइब्रेरी में बैठकर हमेशा की तरह अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और ईशा मेरे सामने आकर बैठ गई। वो मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर सामने नहीं देखा। जब मैं काफ़ी देर तक उसे इग्नोर करती रही, या इग्नोर करना नहीं कहेंगे क्योंकि मुझे तो कुछ दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि मुझे कौन देख रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, किससे मुझसे प्यार हुआ है। तो ईशा ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मेरा फेवरेट पेन मेरे सामने से पता नहीं कब उठा लिया और मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मुझे इतना ध्यान है कि उस पेन को मैं काफ़ी देर तक ढूंढती रही, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैं उस पेन को चारों तरफ ढूंढती रही, टेबल के नीचे देखा, लेकिन तब भी मैंने सामने बैठी उस लड़की को नज़रें उठाकर नहीं देखी, क्योंकि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा था और मैंने उसे जल्दी जल्दी ढूंढा। मुझे अफ़सोस तो हुआ उस पेन के खोने का, लेकिन मैं क्लास चली गई और ईशा ने कहा कि मैंने एक बार भी अपनी नज़रें उस पर उठाकर नहीं देखी।
अचानक जब वो मुझसे ये सब बता रही थी तो मुझे अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसने कहा कि टेंशन मत लीजिए, वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, वक्त आने पर ही इंसान को उसके हिस्से की चीज़ मिलती है। तो मैंने सोचा कि वो बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन जब मुझे सारी बातें पता चल गईं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। मेरी लाइफ में कहाँ एक वक्त था जब प्यार नाम का कोई दूर दूर तक निशान नहीं था, और जब प्यार हुआ भी तो इतना खूबसूरत इत्तेफाक के साथ कि मैं अगर अपना जान लगा दूँ और चाहूँ कि मैं इस इत्तेफाक को भूल जाऊँ तो शायद ही कभी भूल सकती हूँ। लेकिन कमबख्त इस एहसास को भूलना कौन चाहता है। ये तो मेरे साथ अब मौत आने के बाद ही जाएगा। अब हमारे बीच कोई भी दूरी नहीं रही। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हमारी छुट्टियों का आधा समय ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे हमारी आदत एक दूसरे को देखकर सोने और देखने के साथ उठने की हो गई। हर वक्त पागलों की तरह ईशा हरकत करती रहती। जब भी वो खुश रहती थी तो अपने बेड पर ऊपर से नीचे तक किसी बंदरिया की तरह उछलती थी, और मैं उसे देखकर बस इतना ही कहती, ईशा संभल कर गिर जाओगी, अपना ध्यान रखा करो, क्यों इतनी शैतानी करती हो। तो उसने कहा कि अगर इस एज में शैतानी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, और मुझसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप हो ना मुझे संभालने के लिए। मुझे पता है आपके रहते हुए मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो इतनी प्यारी थी, मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतनी प्यारी और खूबसूरत बातें कैसे कर लेती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा प्यार उसके लिए और गहरा होता जा रहा था। या यूँ कह लें कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए उतना ही गहरा होता जा रहा था। उसकी हर एक बात, हर एक अदा, अगर मैं थोड़ा सा डांट दूँ तो वो मुंह बनाकर मुझे देखने लगती थी, और जैसे ही मुझे वो मुंह बनाकर देखती थी तो मुझे फिर से उस पर प्यार आ जाता था, और मैं अपने कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगती थी। वो जब खुश रहती थी तो बेड पर खड़े होकर उछलने लगती थी, और वो जब दुखी नहीं। जब तक मैं उसके साथ थी उसके चेहरे पर मैंने कभी उदासीन नहीं देखा। उसका भी प्यार मेरे लिए उतना ही पाक था। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुशनसीब थी कि मेरी लाइफ में ईसा आई। धीरे धीरे उसने कहा कि कनिष्का, मैं आपको कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा कि तुम बस मुस्कुराते रहो पूरी ज़िंदगी, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो जिद करने लगी कि नहीं, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो हमेशा आपके साथ रहे, और मैं कभी ना रहूँ तो आपको मेरी याद हमेशा आती रहे। जब उसने ये शब्द कहा तो मेरा मूड ख़राब हो गया, और मैंने उसे डांटते हुए कहा कि आज के बाद से अगर तुमने मेरे साथ न रहने की बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और मैंने उस वक्त उसे ज़ोर से डांट दिया। पहली बार इतने महीनों के रिलेशनशिप में मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, और जब मैंने उसकी आंख भरी देखी तो मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने 100 टुकड़े कर दिए हों। मैंने अगले ही पल कहा, ईशा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने आँखों से इन आंसुओं को नीचे मत गिरने देना, वरना मैं मर जाऊँगी ईशा। जैसे ही उसने सुना तो उसका तो दिल रोने का कर रहा था, लेकिन उसने झट से अपनी आँखों में उस आंसुओं को पोंछ लिया और अपने कान पकड़कर मुझसे सॉरी कहने लगी। मैंने कहा, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हें डांटा ना, आज के बाद से मैं नहीं डांटूँगी। उसने कहा, मैंने गलत किया था तभी आपने डांटा, मैं गलती नहीं करूँगी, मैं आपको परेशान करती हूँ ना। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे कभी परेशान नहीं करती, बल्कि तुम्हारी हर एक अदा पर मुझे प्यार आता है। बस तुम मुझसे दूर जाने की बात कभी मत कहना। तो वो कहने लगी, आई एम सॉरी, प्लीज़। वो इतनी प्यारी थी और इतने प्यारे तरीके से माफ़ी मांगती थी
कि भला कौन सा दुनिया का ऐसा इंसान होगा जो उसे माफ़ नहीं करेगा। और मैं तो उससे नाराज़ ही नहीं थी, तो फिर माफ़ी किस बात की। फिर फाइनली उसने अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और वो कहने लगी कि अब तो प्लीज़ मुझसे कुछ मांगिए। तो अब मैं सोच में पड़ गई और मुझे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि मुझे ज़रूर कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा, पर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे वो तुम्हारे हाथ में जो बंधा ब्रेसलेट है वो गिफ्ट कर दो। जब उसने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा चौंक गई। उसने कहा कि ये ब्रेसलेट मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ, आपको ये ब्रेसलेट क्यों चाहिए? आप कुछ अच्छा मांगो ना। मैंने कहा कि उससे अच्छा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता। ईशा, हम लोग दूर रहते हैं, कभी एक दूसरे को छुआ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को फील किया है। ये ब्रेसलेट तुम मुझे दोगी तो मुझे तुम्हारी खुशबू इसमें महसूस होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि तुम हर वक्त मेरे पास हो। उसकी आंखों में आंसू थे, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती थी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, पर फिर भी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। उसने झट से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया और काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान गई। फिर से हमारे बीच सब कुछ नॉर्मली बातचीत होने लगी, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया और मैंने उससे कहा कि ईशा, मुझे एक बात बताओ। तो उसने कहा हाँ पूछिए। अगर मैं एफ़ी यूज़ नहीं करती तो तुम मुझसे कांटेक्ट कैसे करती? ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी और उसने कहा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपने जो एफ़बी अकाउंट बनाया था वो मेरे ही कहने पर। मैं चौंक गई। मैंने कहा अरे, वो तो मैंने खुद से बनाया था। तो उसने कहा कि नहीं, आपने खुद से नहीं बनाया था, बल्कि आपको किसी ने बनाने के लिए फ़ोर्स किया था। मैंने कहा हाँ, रिया और श्रेया ने किया था। वो सच में बहुत समझदार थी। मैं उसे मासूम समझती थी, मैं उसे नादान समझती थी, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा समझदार निकली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे श्रेया और रिया ने ये पता ही नहीं चलने दिया कि वो ये एफ़बी अकाउंट ईशा की वजह से बनवा रहे हैं। श्रेया ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। सच में कॉलेज के दोस्त बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, अगर सही इंसान से दोस्ती हो तो। इसीलिए मेरी रियल लाइफ के साथ साथ मेरी स्टोरी में भी दोस्ती की एक अलग जगह मैंने दी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ्रेंडशिप और प्यार के लिए। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, मैंने एफ़बी अकाउंट बना लिया था, लेकिन तुमने मुझे सर्च कैसे किया? तो उसने कहा आप तो इतने बुद्धू लगते नहीं हो, फिर इतनी नादानी भरे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं सब जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया और क्यों किया, तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो उसने कहा कि रिया ने श्रेया को आपके एफ़बी अकाउंट का लिंक दिया था और उसने उसे शेयर किया था। उफ़, मैंने तो इस बार एक बार फिर से अपना सर पीट लिया। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे साथ बॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा हो। सच में ईशा तो मेरी लाइफ को एकदम अलग और स्पेशल बनाने के लिए ही आई थी। सच में मुझे ऐसा फील हो रहा था, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आ रही थी कि कोई मुझे पाने के लिए इस हद तक परेशान था। मैं वास्तव में खुद को खुशनसीब समझने लगी। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अकाउंट क्रिएट करने के 3 दिन बाद ही ईशा का मैसेज कैसे आना शुरू हो गया था और हर रोज़ उसका मैसेज पड़ा रहता था। बाकी आगे मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो अगले इंसान को किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है, या उसके दिल की आवाज़ उस तक पहुंच ही जाती है। धीरे धीरे हमारे बीच हर एक चीज़ क्लियर होती गई और एक दिन मुझे मेरे एड्रेस पे ईशा का कोरियर मिला। एक छोटा सा बॉक्स
जब मैंने उस कोरियर को देखा तो मैं चौंक गई। मुझे पता नहीं था कि ईशा सच में मेरे लिए वो गिफ्ट भेज देगी जिसकी मैंने कुछ दिन पहले फरमाइश की थी। जब मैंने उस बॉक्स में उसको खोला तो उसमें एक लिफाफा था और एक गुलाब का फूल था और एक चॉकलेट थी जो आधी खाई हुई थी। जब मैंने देखा तो मैं मुस्कुराने लगी। उस वक्त मैंने उस बॉक्स के हर एक पेपर को संभाल के रख लिया और बड़े ही प्यार से उस लिफाफे को अपने गले से लगाकर बैठ गई। मुझे पता था कि इस लिफाफे में वही ब्रेसलेट है जो मैंने ईशा से मांगा था और जब मैंने उसे पहली बार छुआ तो मैं उस एहसास को आपसे बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने ईशा को पहली बार अपने सीने से लगाया हो। कुछ देर तक हिम्मत करने के बाद जैसे ही मैंने लिफाफे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया उसी वक्त मेरे फ़ोन पे ईशा की वीडियो कॉल आने लगी। मेरा डाटा हमेशा ऑन रहता था क्योंकि मुझे पता था कि ईशा कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकती थी क्योंकि हम दोनों ने अभी भी एक दूसरे के नंबर को एक्सचेंज नहीं किया था। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग ईशा के सामने ही करूँगी, तो मैंने लैपटॉप में कॉल ऑन करके रख लिया। जब ईशा ने वीडियो कॉल में मेरे गोद में रखा उस बॉक्स को देखा तो वो अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी और उसने मुझसे पूछा कि आपको मेरा कोरियर मिल गया? तो मैंने कहा हाँ, तुम मुझ तक पहुंचाना चाहती थी तो मिलेगा क्यों नहीं। मैंने उसके सामने ही उस गुलाब के फूल को उठाया और उस पर धीरे से किस किया और जब मैंने एक एक करके सभी चीज़ों को किस किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने उस टेडी बियर को गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस वक्त मुझे महसूस कर रही थी और जो उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। मैंने अपने हाथों से उस ब्रेसलेट को छुआ, उसे महसूस किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ईशा के बदन की खुशबू उस ब्रेसलेट से आ रही हो। मैंने पहली बार किसी को छुआ था, लेकिन जब मैंने उस लिफाफे को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ और भी है और जब मैंने उसमें से उस दूसरी चीज़ को निकाला तो वो एक रेड कलर का धागा था। मैं कन्फ्यूजन के मारे ईशा को देखने लगी। ईशा ने जब मेरी आंखों में सवालों को पढ़ा तो उसने कहा कि ये मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, आपकी खुशियों के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। जब मैंने उसके मुंह से ये सुना तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने उसके सामने ही उस धागे को अपने गले में बांध लिया। अगर आपने मेरी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे देखी है तो हर पिक में वो धागा आपको नज़र आएगा। वो धागा मुझे ईशा ने ही दिया था। हालांकि वो मामूली सा धागा था लेकिन वो मेरे लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं और शायद अब वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। चाहे मैं कामयाबी की कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लूं, वो धागा हमेशा मेरे गले में रहेगा। मैंने फिर उस ब्रेसलेट को पहना और मैंने उसे ऐसे ही उठाकर स्क्रीन के सामने ईशा को दिखाया। उस वक्त ईशा का चेहरा ग्लो कर रहा था, उसे खुशी झलक रही थी, प्यार झलक रहा था, मेरे लिए केयर झलक रही थी। सच में वो दिन, वो एहसास इस दुनिया के सबसे खूबसूरत दिनों और एहसास में से एक थे। मैं उसे पूरी ज़िंदगी भर महसूस करके जी सकती हूँ। मैंने आखिरी में उस डेयरी मिल्क के पैकेट को उठाया जिसे ईशा ने खुद खा करके रखा था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे उन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा वही स्पेशल लगा क्योंकि उसने उसे जूठा करके दिया था। ऐसा लग रहा था कि सबसे दुनिया की कीमती चीज़ मेरे हाथों में थी और मैंने वीडियो कॉल पर ही उसके सामने उसे खा कर दिखाया। इससे पहले मैं चॉकलेट्स पसंद नहीं करती थी, इसलिए नहीं कि उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि मुझे चॉकलेट्स भी खानी चाहिए।
पर जैसे ही मुझे पता चला कि ईशा को चॉकलेट्स पसंद है तो वो मेरी भी पसंद बन गई। और मैंने बचपन से सब कुछ छोड़ने के बाद पहली बार ईशा के उस जूठे चॉकलेट को खाया था। और वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ों में से एक थी। वो एहसास ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कहूँ, कौन से शब्द इकट्ठा करूँ कि आपको उस वक्त जो मुझे खुशी हो रही थी उसका एहसास हो जाए। वैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस वक्त आपके भी चेहरे पर स्माइल आ जाएगी मेरी बातें सुनकर। अपने प्यार का जूठा खाना सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स में से एक था और मैं भी इस वक्त उसी एहसास से गुज़र रही थी। जब मैं चॉकलेट्स खा रही थी तो उसने अचानक अपने होठों को अपने दांतों से दबा लिया। मैंने हंसते हुए कहा, ईशा क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? तो उसने शर्माते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो। आपको पता है मैं क्या सोच रही हूँ? अचानक जब उसने कहा तो मेरा दिल तड़पने लगा। मेरा मन हो रहा था कि मैं एक बार उसे गले लगा लूँ। मेरा इरादा गलत नहीं था लेकिन बस मैं एक बार उसे गले लगाकर उसकी खुशबू को अपने सांसों में महसूस करना चाहती थी। हालांकि हमारा रूह का रिश्ता था और हमें एक दूसरे के जिस्मों की कोई भूख नहीं थी। लेकिन फिर जब वो पल आया तो मेरा एक बार मन हुआ कि मैं उसे गले लगाकर जी भरकर उसे सिर्फ़ और सिर्फ महसूस करूं। इससे ज़्यादा या इससे कम मेरी और कोई इच्छा नहीं थी। मैं ये सब आंखें बंद करके सोच ही रही थी और जब मैंने आंखें खोली तो ईशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सोच रही हूँ ईशा भी बिल्कुल वही सोच रही है। सच में ये लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप इतनी भी आसान नहीं होती जितना लोग समझते हैं। उसने अपने चेहरे के दर्द को छुपाते हुए उस टेडी बियर को बिल्कुल ज़ोर से कसते हुए अपने सीने से लगा लिया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी तकिए को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मौत ही हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। बस जो तड़प हो रही थी उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं खुदाया। बस मेरी पूरी ज़िंदगी ले ले, मैं एक बार उसे गले से लगा लूं। मैंने अगर अब तक कोई अच्छा कर्म किया है तो बस उन सब का सिला मुझे एक ही दे दे, उसे मैं छू कर महसूस कर लूं। लेकिन मन्नतें मांगने से तुरंत पूरी हो जाए, हर एक की किस्मत में ऐसा नहीं होता। आखिर हम लोगों ने अपने मन को समझा ही लिया और उसने लास्ट में कहा, ईशिका। मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्या ईशिका? उसने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिलाया। कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि उसने ईशा और कनिष्का के नेम का कॉम्बिनेशंस बनाकर ईशिका तैयार किया है और सच में मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने कहा, आज के बाद से मैं आपको ईशिका ही बुलाऊंगी। मैंने कहा, कबूल है। हाय, जैसे ही मैंने ये शब्द कहा तो उसकी चेहरे पर जो इस समय नजाकत थी वो देखने लायक थी। कुछ देर तक हम लोग फिर से टॉपिक से भटक गए और आपस में प्रेम भरी बातें करने लगे। और कुछ देर बाद उसने कहा, कनिष्का, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, देख तो रही हो। मैंने कहा, उसने कहा, ऐसे नहीं, आपको छू कर देखना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ, आपके सीने से लगकर कुछ देर समय बिताना चाहती हूँ। उसकी बातें मेरे दिल को एकदम से छलनी कर रही थी। मैंने कहा, मैं आ जाऊँ?
उसने कहा नहीं, आप मत आओ। मैंने कहा क्यों? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम मुझे? मैंने इतना ही कहा तो उसने कहा कि मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, मैं खुद आऊँगी आपके पास। मैंने कहा कि तुमसे मिलना मेरे लिए तकलीफ़ नहीं होगी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी ये इच्छा है कि मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँ। काफ़ी देर तक हम दोनों की प्यारी प्यारी सी बातों में बहस होती रही और वो जीत गई, मैं हार गई। और उसने तय किया कि वो 3 महीने बाद मेरे बर्थडे पे मुझसे मिलने आएगी। मैंने हामी भर ली और हम दोनों ने 3 महीने के बाद की वो खूबसूरत डेट डिसाइड कर ली, जो 3 महीने बाद 3 जून को आने वाली थी। 3 जून को मेरा बर्थडे था और वो मुझे उस दिन सरप्राइज़ देने के लिए आने वाली थी। हालांकि ये सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन उसका आना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और अब ऐसा लग रहा था कि एक एक सेकंड मेरे लिए वर्षों के बराबर गुजर रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ हम दोनों के बीच क्लियर होता गया और उसने मुझसे एक दिन पूछा कि कनिष्का, सॉरी ईशिका, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि वैसे तो मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली चाहती है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ। उसने कहा कि फैमिली से प्यार करना सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप वो करो जो आपका दिल करे। हालांकि पहले मेरा इरादा था कि मैं अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करूँगी, लेकिन जब उसने कहा कि मुझे अपने लिए भी करना चाहिए कुछ, अपने हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ज़बरदस्ती का रास्ता चुना तो शायद मैं आधे रास्ते तक भी ना जा पाऊँ, लेकिन मैं अपनी खुशी का रास्ता चुनूँगी तो उस पर अपना 100% दे पाऊँगी। उसकी बातें मुझे समझ आ गई और मैंने कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बिजनेस ही करूँगी, अपने लिए, तुम्हारे लिए। उसने कहा कि मेरे लिए नहीं, जो भी करना आप अपने लिए करना। मैं नहीं चाहती कि आप मुझ में इतना खो जाओ कि अपना वजूद ही भूल जाओ। वैसे तो उसकी हर एक अदा मुझे प्यारी लगती थी, लेकिन उस दिन उसकी ये समझदारी भरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बार फिर से मैंने अपना दिल हार दिया और उसे मुझसे और मुझे उससे फिर से प्यार हो गया। जब हमारी बातें ख़त्म हुई तो मैंने ईशा से पूछा कि ईशा, तुम क्या बनना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं बस आपकी बनकर रहना चाहती हूँ। क्या आप ऐसा कर पाओगे? उसकी बातें सुनकर मेरे आँखों में फिर से आंसू भर आए और मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपने साथ रखूँगी, हर वक्त अपनी आँखों के सामने। कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो जाओगी ना? उसने कहा, कैसी बात कर रहे हो आप? भला कोई खुद से भी बोर होता है क्या? और मैं और आप अलग हैं क्या? हम दोनों एक ही तो हैं। बस दुनिया को दिखाने के लिए आप मुझे अपना बना लीजिए, बाकी मैं एक ही हूँ। उसने जैसा कहा था वैसा किया। उसने ईशा और कनिष्का को ईशिका कर दिया और 2 लोगों को एक ही कर दिया। सच में किसी भी काम को खूबसूरती से करने की जो काबिलियत उसमें थी, वो शायद ही किसी में होगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते बीएससी का 3rd ईयर शुरू हो गया और अब फाइनल ईयर में एडमिशन्स स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे मैंने अपने आगे के स्टडी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया
हम दोनों एक दूसरे को पूरा टाइम देते थे, बात करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी स्टडी को कभी साइड में नहीं करते थे। यहाँ तक कि मैं कभी उससे मना भी कर देती तो वो मुझे डांट लगाते हुए कहती, हालांकि वो मुझे डांटती थी पर सिर्फ प्यार से। उसने आज तक एक ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे मुझे कभी महसूस हुआ हो कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कोई आँच आई हो। उसने जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मुझे, जो प्यार दिया, वो शायद आज तक किसी ने दिया होगा। उसने मेरे दिल को इतने नाजुक तरीके से संभाला कि आज तक उसकी एहसास, उसका वो केयर मेरे मन में, मेरी रूह में, मेरे जिस्म में बसा हुआ है।